अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर टीचर। आई एम हम्माद अहमद सिद्दीकी। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में पहली रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। मेरे जो यहाँ से लेक्चर शुरू हो रहे हैं वो स्पेशली ई-कैट और एम-कैट के लिए यहाँ पर मैं आपको लेक्चर जो हैं वो डिलीवर करूँगा। शुरू करता हूँ मैं अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ़िज़िक्स, और सिर्फ इसी चीज़ से आपके एम-कैट और ई-कैट के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। देखें भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है यहाँ पर फ़िज़िक्स को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ पर आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ़िज़िक्स। आप सबको पता है, यू नो वेरी वेल कि और आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, तो आप सबको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स क्या है तो आप फ़ौरन से बता देते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम, दैट इज़ नोन एज दी फिज़िक्स। इट्स ओके। लेकिन व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स? अगर मैं आपसे पूछूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स क्या है, तो आप 3 जुमलों में अपनी इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए मैंने लिखा हुआ है फिज़िक्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एरो बनाया, लिखा हुआ है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। आप सबको पता है कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसके अंदर एक फ़िज़िक्स भी मौजूद है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, लेकिन ये ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंसेज से क्यों डिफरेंस है इनके इसके दरमियान और दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंस के दरमियान। तो देखिए, इसके अंदर हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, दूसरी चीज़ एनर्जी के बारे में, और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसके पढ़ने को, मैटर के, एनर्जी के और उनके दरमियान इंटरेक्शन के पढ़ने को हम कहते हैं फ़िज़िक्स। तो याद रखिएगा कि ये अगर मैं सिर्फ ये बात कर दूं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर यानी कि और एनर्जी, दैट इज़ नोन एज द फिज़िक्स, तो इट इज़ इनकम्प्लीट डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ द फिज़िक्स। एक और बात याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स इंग्लिश का वर्ड है, इसको लैटिन में हम फिज़िका कहते हैं, ग्रीक वर्ड में ये फोसिका था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश वर्ड की, लैटिन वर्ड की और ग्रीक वर्ड की, तो याद रखिएगा इन तमाम तर लैंग्वेजेस के अंदर जो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो एक ही है, दैट इज़ नोन एज दी नेचुरल। अब मैं बात करूं कि इस सिर्फ फिज़िक्स की डेफिनेशन से आपका एमसीक्यूज़ किस तरीके से बन सकता है, वो आप लोग देखिए कि मैंने यहाँ पर 3 आपके पास एरोज़ बनाए हुए हैं, 3 ऑप्शंस हैं। ये पहला ऑप्शन आपके पास है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन विच वी स्टडी अबाउट दी मैटर स्लैश एनर्जी। स्लैश का मतलब है या एनर्जी, ये दोनों एक साथ नहीं है, बल्कि ऐसा भी आपके पास एमसीक्यूज़ ऐसे भी आ सकता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दी मैटर। सिर्फ ये आपसे पूछा जाए, दैट इज़ नोन एज दी फिज़िक्स। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये आपके पास सिर्फ फिज़िक्स की डेफिनेशन है, तो ये आपका कंप्लीट या आपका एक्यूरेट आंसर, या मैं आपको बोलूँ कि सही आपका ये जवाब नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये वाले एमसीक्यूज़ में भी आप गौर से देखें कि यहाँ पर मैंने बात करी किसकी? सिर्फ इंटरेक्शन की बात करी, किसके दरमियान? मैटर के दरमियान और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन जो है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन आ सकता है कि आपके पास जो है वो इंटरेक्शन है बिटवीन मैटर और एनर्जी, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दी इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, दैट इज़ नोन एज ए फिज़िक्स। तो ये भी आपका जो है वो आंसर गलत होगा, ये आपका आंसर सही नहीं है। पहले वाले ऑप्शन की तरफ मैं दोबारा जा रहा हूँ। देखें, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर स्लैश एनर्जी, मैटर के बारे में पढ़ना या सिर्फ एनर्जी के बारे में पढ़ना, ये आपके पास फिज़िक्स की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है और ना ही ये इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा वाला आपके पास जो एमसीक्यू आपके पास ऑप्शन है वो है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन है हम सिर्फ उसको ही
के फिजिक्स की डेफिनेशन कहते हैं, तो ये भी आपका जो है वो रॉन्ग एमसीक्यूज़ है, यानी कि आपका ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये दोनों आपके पास जो है वो दोनों ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हो गए। तीसरा ऑप्शन देखें, इसके अंदर पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी कि मैटर, एनर्जी, मैटर के भी बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के भी बारे में पढ़ते हैं, और इनके दरमियान होने वाला इंटरेक्शन भी हमारे पास जो मौजूद है मैटर का और एनर्जी का, और मैटर सिंपल और एनर्जी सिंपल, इनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। तो तीनों ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं, तो सबसे करेक्ट जो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, दैट इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दी मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम, दैट इज़ नोन एज दी फिजिक्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो अभी बात करी, इससे पहले वो बात करी थी हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स के अंदर क्या होता है, फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और फिज़िक्स की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट से जो है आपके पास एमसीक्यूज़ किस तरीके का बन सकता है। इसी के साथ मैं अब चलता हूँ अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर तो आपका मोशन इन वन डायमेंशन फर्स्ट ईयर में थर्ड चैप्टर है, लेकिन इस लेक्चर में आपके पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर होगा। मोशन इन वन डायमेंशन से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मोशन इन वन डायमेंशन कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स से रिलेट करता है, तो आप सब यही बोले, आप सब में से बहुत से जो है वो ये जवाब दे भी देंगे और कुछ जो है वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो देखें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, आप सबको पता है कि हमने डेरिवेशन इसके अंदर ड्राइव करी और मुख्तलिफ चीज़ें करी, जो हम बाद में इसको जो है वो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर के शुरू होने से पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि जो कि मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर से जो है वो रिलेट करेगा, और ये आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा भी होगा। तो हम जल्दी जो है वो इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे, और हम अपने मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट ईयर बुक के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उसकी तरफ चलेंगे। शुरू करते हैं मैकेनिक्स से। देखिए, मैकेनिक्स मैंने लिखा हुआ है, और मैकेनिक्स की जो है वो मैंने दो ब्रांचेस निकाल के मैंने लिखा हुआ है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। याद रखिएगा कि काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों की दोनों जो है वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ड्राइव ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हैं। किसकी ड्राइव ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर दोबारा गौर से सुनिएगा कि काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स ड्राइव ब्रांच हैं किसकी, मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स की। और वो मेन ब्रांच कौन सी है, मैकेनिक्स की। अच्छा, अगर मैकेनिक्स जो है वो मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स है और काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स से ड्राइव ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स हैं, तो मैकेनिक्स के अंदर हम ऐसा क्या पढ़ते हैं जो फिजिक्स की ब्रांच है। तो याद रखिएगा, हम फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, इसके अंदर हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डायनामेटिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हम डायनामिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों में फ़र्क होगा। क्या फ़र्क है, देखिए ये वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। देखें लिखा हुआ है विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, दैट इज नोन एज दी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स से। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। मैकेनिक्स की दो ड्राइव ब्रांचेज हैं, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स। मेन ब्रांच याद रखिएगा फिजिक्स की वो कौन सी है, ये लिखा हुआ है मैकेनिक्स, और जो इसकी ड्राइव ब्रांचेज हैं वो है आपके पास काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में भी हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, डायनामिक्स के अंदर भी हम मोशन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के अंदर सबसे मेन डिफरेंस ये है कि हम इसके अंदर जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी फोर्स, याद रखिएगा। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं विद रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। इसकी मैं एग्जांपल्स आपको आगे दे दूंगा कि काइनेमैटिक्स के अंदर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स किस तरीके से होगा। चले मैं अभी आपको बता देता हूँ। काइनेमैटिक्स में जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वेलोसिटी की। वेलोसिटी इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि हम जब विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, तो वेलोसिटी इज द एग्जांपल ऑफ काइनेमैटिक्स।
डायनामिक्स की अगर हम बात करेंगे तो डायनामिक्स में याद रखिएगा कि हम बात करते हैं विद रेफरेंस ऑफ फोर्स की। मिसाल के तौर पे आप सबको पता है कि समंदर की जो टाइड्स हैं यानी कि समंदर की जो लहरें हैं वो डिपेंड करती हैं चांद की मूवमेंट के ऊपर। चांद जिस तरीके से मूव करेगा समंदर भी उसी तरीके से उतार चढ़ाव अपना करता रहेगा। तो याद रखिएगा ये एक फोर्स आ गई जिसकी वजह से उसकी जो टाइड्स की मोशन है वो जो है वो उसकी स्पीड में फ़र्क आना शुरू हो गया। तो डायनामिक्स के अंदर हम विद रेफरेंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। अच्छा भाई आगे चलते हैं। ये आई होप कि आप सबको जो है वो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मैकेनिक्स का, डायनामिक्स का और काइनेमेटिक्स का, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि आपके पास अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मोशन की, तो टाइप्स ऑफ मोशन बेसिकली आपके पास जो है वो 3 तरह की होती हैं। मुख्तलिफ भी हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो सब जो है वो ड्राइव होकर निकली हैं किससे? इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ मोशन से। पहली टाइप ऑफ मोशन क्या है? सबसे पहली है लीनियर मोशन, जिसका दूसरा नाम ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है। इस लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन को ज़रा गौर से देखिएगा। आप आज तक यही पढ़ते हुए आए हैं कि अगर स्ट्रेट पाथ के ऊपर कोई मोशन परफॉर्म हो रही है, सपोज़ करें कोई एक पर्सन है या एक कोई शख्स है, वो जो है वो एक स्ट्रेट जो है वो पाथ के ऊपर मूव कर रहा है या किसी गली के अंदर है वो वहाँ पर मूव कर रहा है, तो वो जो मोशन है उसकी वो कौन सी होगी? लीनियर होगी और ट्रांसलेटरी होगी। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर फॉलो जो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है और इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है शख्स या पर्सन जो है वो इसके ऊपर मूव कर रहा है, वो सिर्फ लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, बल्कि इसके बाद जो है बात करते हैं कर्व पाथ की। कर्व पाथ के ऊपर भी अगर कोई मोशन परफॉर्म हो रही है तो वो याद रखिएगा लीनियर मोशन होती है। और कौन सी मोशन होती है? ट्रांसलेटरी मोशन होती है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी मोशन टाइप्स ऑफ मोशन है आपके पास सर्कुलर मोशन, मैंने स्लैश डाला हुआ है, ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं इसको। ये मोशन नाम से पता लग रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे जो मोशन परफॉर्म होगी वो सारी की सारी जो मोशन है वो हमारी जो मोशन उस टाइप ऑफ मोशन, कौन सी टाइप ऑफ मोशन होगी? वो हमारे पास सर्कुलर पाथ के ऊपर जो मोशन परफॉर्म होगी, सर्कुलर मोशन और ऑर्बिटल मोशन। मिसाल के तौर पे आपने व्हील देखा है बाईसाइकिल का या आपकी बाइक्स का जो व्हील है वो जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो आपके पास कौन सी? सर्कुलर मोशन होगी और ऑर्बिटल मोशन होगी। इसी तरीके से आपके प्लैनेट्स की मूवमेंट है, चांद की मोशन जो है, इसके अलावा सन की जो मोशन है, अर्थ की जो रोटेशन है, ये सारी की सारी जो है वो ऑर्बिटल मोशन है और सर्कुलर मोशन है। लास्ट ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, एक ही चीज़ के 2 नाम है ये, ऑसिलेटरी मोशन स्लैश वाइब्रेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, टू एंड फ्रो मोशन दैट इज़ नोन एज दी व्हाट? वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने मुख्तलिफ घड़ियाँ देखी होंगी जिसके नीचे एक पेंडुलम मौजूद होता है जो कि मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। वो जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो जो मोशन परफॉर्म वहाँ पर हो रही है, दैट इज़ नोन एज दी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन दैट इज़ नोन एज दी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये तीनों आपकी जो है वो मोशन टाइप्स ऑफ मोशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये आपकी होती है स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ के ऊपर, ये मोशन होती है सर्कुलर पाथ के ऊपर, और ये मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन। याद रखिएगा जो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है ये दोनों लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन का मिक्सचर होती है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ भी जो है कर्व पाथ भी कवर कर रही होती है और ये अपना एक सर्किल भी कंप्लीट कर रही होती है। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को मैं अगेन बता रहा हूँ, ये सर्कुलर पाथ यानी कि सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रही होती है वाइब्रेटरी मोशन में, और लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन भी वहाँ पर परफॉर्म हो रही होती है इस वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे हमने उसमें डिस्कस किया कि हमारे पास मैकेनिक्स है और उसकी ब्रांचेज हैं, हमारे पास काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो इसमें सबसे पहले देखें लिखा हुआ है कि 3 टाइप्स होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, दैट रिलेट्स काइनेमैटिक्स। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास लिखी हुई हैं, आपने इसको देखा हुआ है, आप इससे फैमिलियर हैं, इसको आप बार बार फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर देख चुके हैं।
चैप्टर नंबर 3 के अंदर और चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक के अंदर भी आपने इन इक्वेशंस को बाकायदा ड्राइव किया था। यहाँ पर याद रखिएगा एमकेट और इकेट के टेस्ट पेपर के अंदर आपके पास कोई भी चीज़ ड्राइव करने को नहीं आती, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। आंसर भी आपके पास कोई लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होते, बल्कि आपके पास जो है वो मल्टीपल चॉइस होती है उसके अंदर, तो आपके पास टाइम भी उसी तरीके से उसी हिसाब से आपके पास कम होता है। तो आपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा जो है अपने मद्देनज़र रखना है और आपने अपने माइंड में बात बिठानी है कि हर MCQs को आपने कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम अज़ कम 30 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड्स जो है वो आपने जो है वो देने हैं और इसी के दरमियान आपने उस एक MCQ को सॉल्व करना है। तो इतना अगर शॉर्ट टाइम होगा तो आपको कभी भी डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए नहीं दी जाएगी। तो आपने सबसे पहली चीज़ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को माइंड के अंदर बिठाने के बाद आपको मैं जो बात बताने चलूँ वो ये है कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रिलेट करती हैं किसके साथ बेटा, काइनेमेटिक्स के साथ जो है वो रिलेट करती हैं। क्यों ये काइनेमेटिक्स से रिलेट करती हैं? देखिए मैं आपको प्रीवियस में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ब्रांच की सब ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या मोशन ऑफ बॉडीज़ के साथ जो है वो स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो इसमें देख लें कहीं भी फोर्स का तस्करा नहीं हुआ है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो काइनेमेटिक्स की जो है वो ये रिलेट करती हैं और काइनेमेटिक्स के अंदर ही ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, याद रखिएगा। ये MCQs भी आ सकता है और पिछले पास्ट पेपर के अंदर ये MCQs भी मौजूद है कि ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो किस जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स से रिलेट करती हैं। सपोज करें आपके पास एक MCQs आ जाए, मैं आपको ऐसी जो है वो रैंडमली आपको बता रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई हो और आपके पास क्वेश्चन आ जाए दीज ऑल 3 टाइप्स of equation of motion that relates dash branch of physics। नंबर 1 ऑप्शन आपके पास मौजूद हो मैकेनिक्स, सेकंड ऑप्शन आपके पास हो डायनामिक्स और थर्ड आपके पास हो काइनेमेटिक्स और फोर्थ आपके पास कोई भी हो सकता है, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, दैट इज दी काइनेमेटिक्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, याद रखें। मैं एक रैंडमली आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपके पास MCQs आ सकता है कि दीज 3 types of equation of motion that relate dash branch of physics। आपके पास 4 ऑप्शंस हो, पहला मैकेनिक्स, दूसरा डायनामिक्स, तीसरा काइनेमेटिक्स, चौथा आपके पास कोई भी हो सकता है, नन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, या आपके पास कोई भी जो है वो आपके ब्रांच ऑफ फिजिक्स को वहाँ पर चौथे ऑप्शन में रखा हुआ हो। तो आपने जो टिक करना है, जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा और जो इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, वो होगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की जो है आपके पास ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो रिलेट करती हैं काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिस्कस किया, मोशन अंडर ग्रेविटी भी इसी से मिलती जुलती इक्वेशंस हैं। इसके अंदर है क्या, इसके और इसके दरमियान ये मिलती जुलती है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, याद रखिएगा। मिलती जुलती हैं लेकिन सेम नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं वर्टिकली मोशन की। वर्टिकली मोशन मतलब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये हम मोशन जो है वो देख रहे होते हैं। लेकिन हम बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं वो चेंज हो जाती हैं। किस तरीके से चेंज हो जाती हैं? सपोज़ करें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मौजूद थी उसके अंदर आपके पास मौजूद क्या था बेटा, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो यहाँ पर Vf तो सेम रहेगा, देखिए ये लिखा हुआ है Vf, ये भी सेम रहेगा, VI भी सेम रहेगा। जो चीज़ चेंज हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, A रिप्लेस हो जाएगा G के साथ। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा वर्टिकली मोशन के अंदर होती है। जब हम G की बात करते हैं तो G वहाँ पर होगा जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखिएगा ग्रेविटी से A से G जो है वो रिप्लेस हो जाता है, यानी कि ये है ये सिर्फ चेंज हो जाता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पर S मौजूद था, S रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, हाइट के साथ, स्मॉल h के साथ। कई जगह पर कैपिटल H भी हो सकता है। तो h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पर A मौजूद था तो यहाँ पर G आ गया, इस जगह पर H आ गया, S ने H को रिप्लेस कर दिया।
एस भी डिस्प्लेसमेंट है, एच भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एच जो है वो डिनोट करेगा किसको, हाइट को, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हम जब बात करेंगे तो उस वक्त जो है हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एस होगा। उसके बाद हम बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि जो है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया एच से और एक्सीलरेशन चेंज हो गई ग्रेविटी के साथ, तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर दोनों सिंबल एक साथ मौजूद हैं, 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi स्क्वायर। पहली बात याद रखिएगा 2as था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो गया 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi स्क्वायर। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये ग्रेविटी की वैल्यू हम कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो ये दो पॉइंट मैंने लिखे हुए। अगर हम फ्रॉम डाउनवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब अगर हम जा रहे होंगे, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू आप कैसी लेंगे बेटा, हमेशा नेगेटिव लेंगे। याद रखिएगा आपने ग्रेविटी की वैल्यू कौन सी लेनी है, नेगेटिव लेनी है जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। और जब आप अपवर्ड डायरेक्शन से यानी कि ऊपर से नीचे की जाने वाले होंगे, सपोज करें कोई आपके पास एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे बोला जा रहा है आप बॉय थ्रो अ बॉल फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक लड़के ने बॉल को फेंका, तो मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, तो उसमें ग्रेविटी की वैल्यू आप क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ बात करेंगे तो उसमें ग्रेविटी की वैल्यू आपकी कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। आई होप कि आपको ये तमाम तर चीज़ें जो आपको मैंने आप यहाँ तक अभी तक समझाई हैं वो तमाम तर चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो मैंने आपको यहाँ लिखी है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी, ये तमाम तर आपके पास थ्योरेटिकली जो है वो चीज़ें मौजूद थी जो मैंने यहाँ पर आपको डिलीवर करने की कोशिश करी। इससे रिलेट जो न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं या आपकी बुक्स के अंदर मौजूद हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं, या प्रीवियस पास्ट पेपर एडमिशन्स के जो पेपर टेस्ट पेपर होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें इस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जो न्यूमेरिकल्स आए वो कौन से न्यूमेरिकल हैं और उन न्यूमेरिकल्स में क्या क्या तरीका हो सकता है और उन न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो हम इंशाल्लाह उन सब तमाम तर चीज़ों को जो इससे रिलेट न्यूमेरिकल्स हैं, जो इससे रिलेट जो है आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक्स वगैरह हैं, वो तमाम तर जो टेक्निक्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो आज के लेक्चर में मैंने आपको डिलीवर करी वो आपको समझ में आ गई होंगी। याद रखिएगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा होगा इससे रिलेट जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं और जो न्यूमेरिकल हमारे पास्ट पेपर में आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा डॉक्टर टीचर चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर बिल ज़रूर फ़ौरन बिल्कुल फ़ौरन जो है वो आप जो है वो उस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। और वो तमाम तरह स्टूडेंट जो इस वक्त ई-कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ई-कैट और एम-कैट की प्रिपरेशन करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें, तो उन तमाम तर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इस चैनल को जो है वो शेयर कीजिए और उनको ये बोलिए कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डिस्कशन के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।